अध्याय 115 विनाशकारी जानवर। आगे की योजना। राक्षसी विधर्मियों की अक्सर यह धारणा होती थी, उन्हें राक्षसों के रूप में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन वे मनुष्य के रूप में पैदा हुए। वे मनुष्य होने से घृणा करते थे और राक्षस बनने तथा इस रूप में पहचाने जाने की आकांक्षा रखते थे। उनके लिए मनुष्यों की तुलना में राक्षस अधिक श्रेष्ठ जीवन रूप थे। हालांकि यह एक विकृत विश्वास और मानसिक सोच थी, उन्हें राक्षसों के सेवक बनने का मौका दिया गया और इस तरह वे अपनी ही जाति के गद्दार बन गए। जिन मनुष्यों ने उन्हें त्याग दिया और अलग थलग कर दिया, वे उनके अनुसार उनके योग्य नहीं थे। वे अपने राक्षसी स्वामियों के प्रति वफादार थे और उन्होंने मानवता को नष्ट करने में उनकी मदद की। एक राक्षस के लिए उनकी अलग अलग विशेषताओं के कारण मानव आबादी वाले क्षेत्र में घुसपैठ करना काफी कठिन था। हालांकि ये व्यक्ति अलग अलग थे, वे सबसे पहले मनुष्य थे और इस प्रकार जरूरत पड़ने पर जासूस के रूप में काम करते थे। जब आदेश दिया जाता है तो वे तबाही मचाते हैं और जब कहा जाता है तो खत्म कर देते हैं। इन सब के बदले में उन्हें अपने राक्षसी स्वामियों के समान और विशिष्ट श्रेष्ठ शक्ति से पुरस्कृत किया गया। जिन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें राक्षस बनने का मौका देने का भी वादा किया गया। हालांकि कोई भी निश्चित नहीं था कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन उनका विश्वास अटल था। मास्टर, ये कौन सी वस्तु है जिसे उच्च अधिकारी चाहे कुछ भी हो प्राप्त करने के लिए इतने बेताब हैं? उस आदमी के उत्तर देने से पहले कमरे में एक क्षणिक शांति छा गई। यह एक विशेष आपदा जानवर का अंडा है। एक आपदा जानवर? क्या असंभव! उन्हें ऐसा कुछ कैसे मिला? नहीं, अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर वह सीमा पर जा रहा था तो उन्होंने इसे राक्षस भूत के पास क्यों छोड़ा? वे चौंक कर खड़े हो गए। आखिरकार यह खबर बहुत आश्चर्यजनक थी। आपदा जानवर इस दुनिया में अब तक मौजूद सबसे दुर्लभ जानवर थे, विशेष रूप से विशेष आपदा नस्ल। पूरे इतिहास में इन विनाशकारी जानवरों की गिनती मैन्युअल रूप से की जा सकती है। ऐसा कहा गया था कि पूरे इतिहास में 40 से भी कम ऐसे विनाशकारी जानवर थे जिन्हें कभी देखा या खोजा गया था। ये जानवर हमेशा अत्यंत कठोर वातावरण में पाए जाते थे या पैदा होते थे और उनका पता लगाना बहुत कठिन होता था। वे कमजोर पैदा हुए थे, बेहद कमजोर, लेकिन उनकी वृद्धि दर लगभग अविश्वसनीय थी। इन आपदा जानवरों और सामान्य जानवरों के बीच एक अंतर था। जबकि जानवर बहुत अधिक मात्रा में और कठोर वातावरण से पैदा हुए थे, उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। जानवर मूल रूप से एस्पेरा की अधिकता और कठोर वातावरण का उत्पाद थे, जिसमें वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को आकार देते हुए बड़े हुए थे। मनुष्य और राक्षस दोनों के पास ये थे और आमतौर पर उन्होंने ऐसे जानवरों के साथ अनुबंध किया था। अधिकांश समय अनुबंधित होने तक जानवरों की बुद्धि कम होती थी। एक परिचित अनुबंध बनाने के बाद ये जानवर अपने ठेकेदारों के वफादार परिचित बन जाएंगे। वह बड़ा राक्षसी जानवर जिसका उपयोग बुजुर्ग बच्चों को राक्षस शिकार कार्यक्रम के लिए ले जाने के लिए करता था, ऐसे जानवरों के लिए एक उदाहरण था। जानवरों के कई उपयोग थे, जैसे कि श्रम, परिवहन, युद्ध और न जाने क्या क्या। हालांकि आपदा जानवर ऐसे जानवरों की एक पूरी तरह से अलग नस्ल थे। वे प्राचीन और अत्यंत दुर्लभ थे। उन्हें एक कारण से आपदा नाम दिया गया था। यदि उन्हें ठीक से विकसित किया जाए और उनकी रहस्यमय क्षमताओं और शक्तियों के साथ बढ़ने दिया जाए तो वे दुनिया में आपदा ला सकते हैं। हालांकि दुनिया निष्पक्ष थी और इस प्रकार इन आपदा जानवरों को अविश्वसनीय क्षमताएं देने के बावजूद उन्हें वयस्क होने तक जीवित रहने की आवश्यकता थी। जन्म के समय कमजोर होने के कारण उनके आसपास के लोगों ने उनका शिकार किया। किसी आपदाग्रस्त जानवर का वयस्कता तक बढ़ना अत्यंत दुर्लभ था। जब तक वे वास्तव में बड़े नहीं हुए तब तक वे किसी भी सामान्य जानवर की तरह ही थे। तभी वे अपनी वास्तविक क्षमताओं को जागृत करना शुरू करेंगे, और इन कारणों से उनमें से किसी एक को भी ढूंढना लगभग असंभव था। उन्हें नियंत्रित करना तो दूर की बात है, उन पर नियंत्रण स्थापित करने का एकमात्र तरीका ये था कि वे पहली बार में ही उनके अंडों से पैदा हो जाएं। ये देखा जा सकता है कि राक्षसों के लिए इस अंडे का कितना मूल्य है। तब हमारे पास वास्तव में ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
लेकिन यह अभी भी आत्महत्या है। हम बिना पहचाने मिस्टिक पर्च कबीले में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उनमें से एक ने उत्तेजित स्वर में कहा। शांत हो जाए, बैठक के बॉस ने उनकी ओर देखते हुए कहा। अब तक की निगरानी से मुझे विश्वास है कि यह कबीले के एक आकस्मिक ओझा के हाथों में है। मुझे नहीं पता कि कैसे या क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने ये खबर कबीले के साथ साझा नहीं की है, शायद लालच या अज्ञानता। ट्रैकर कबीले के एक दूरस्थ और अलग कोने की ओर इशारा करता है, इसलिए मुझे इस पर यकीन है। हम जो करेंगे वह सरल है। हम कबीले में प्रवेश नहीं करेंगे, यह असंभव के करीब है। बल्कि हम नजर रखेंगे कबीले पर और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह व्यक्ति कबीले को छोड़ न दे, तब हम घात लगाकर भंडारण कंगन पुनः प्राप्त कर लेंगे। क्या होगा अगर वह जाने से पहले भंडारण कंगन छोड़ दे? मुझे संदेह है कि वह व्यक्ति ऐसा करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुमूल्य सामग्री मौजूद है। लेकिन अगर नौबत आए तो हमारे पास एक ही विकल्प होगा, घुसपैठ करना। राक्षसी भूत का क्या, वह जीवित है या नहीं, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। रूम केवल स्टोरेज ब्रेसलेट के स्थान का पता लगाता है, मालिक का नहीं। ये संभव हो सकता है कि भूत को पहले ही भगा दिया गया हो या वह अभी भी ब्रेसलेट से दूर छिपा हो। तो फिर हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं, तब तक नहीं जब तक हमें ऊपर से विशिष्ट आदेश नहीं दिए जाते। इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी कीमत पर स्टोरेज ब्रेसलेट और उसके अंदर मौजूद अंडे को वापस लाना है। उनमें से एक के सिर हिलाने से पहले कमरे में फिर से भारी सन्नाटा छा गया। मास्टर, अगर आपको मेरे पूछने पर कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप जानते हैं कि अंडे में कौन सा विनाशकारी जानवर है? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं बताया गया। दरअसल वह जानता था, लेकिन वह उन्हें बताना नहीं चाहता था। बंधन चिन्हों को लेकर भी उसे उन पर पर्याप्त भरोसा नहीं था। आपदा जानवर वास्तव में एक बड़ी बात थी। यदि वो उन्हें बताए कि यह वास्तव में क्या था, तो वे लालची हो सकते हैं। यहाँ तक कि जब उसने सुना कि यह अंडा किसका है, यह उच्च अधिकारियों का है, तो वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन अपने बंधन चिन्ह के कारण वह अपने देवताओं के प्रति वफादार रहा। मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि हम तुरंत कार्रवाई में लग जाएंगे। बाकी लोग भी सहमत थे, उनके पास इस मामले पर कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसा काम था जिसे किसी न किसी तरह से पूरा करना था। वास्तव में आप तीनों कबीले पर नजर रखेंगे। मैं आपको हर समय स्थान को ट्रैक करने के लिए डिटेक्टर दूंगा। आप में से बाकी लोग स्टैंड बाय पर रहेंगे और अनुष्ठान की तैयारी जारी रखेंगे जैसा कि हम पहले करते रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ मास्टर। लबादे पहने हुए लोग झुक गए और कमरे से बाहर चले गए और उस आदमी को अकेला छोड़ दिया जो उनका मालिक था। वह गहरे सोच में पड़ गया। मैं इस अशुभ एहसास से छुटकारा नहीं पा सकता कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे भंडारण कलाकृतियां अवश्य प्राप्त करनी होंगी, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और कमरे में एक जबरदस्त दबाव छा गया। वह व्यक्तिगत रूप से हर चीज की निगरानी करना और उस कलाकृति को पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कहानी खत्म। अलविदा।